नमस्कार साथियों। आज हम कक्षा 11 की भूगोल की भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत जो किताब है उसका चैप्टर नंबर 2 इकाई 2 पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे। एनसीईआरटी की बुक है जो किसी भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी रहती हैं। अब हर परीक्षा में एनसीईआरटी से हूबहू प्रश्न उठाए जा रहे हैं, इसलिए आज हम पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे और इसमें भी विशेषकर जो आपको टॉपिक दिया हुआ है पृथ्वी देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। इसमें इस इकाई में क्या क्या विवरण है, पृथ्वी की उत्पत्ति, विकास, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, भूकंप और ज्वालामुखी, इन सभी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, पढ़ेंगे क्या है कैसे है। तो चलिए बिना किसी विलंब के हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं एनसीईआरटी इन सभी के बारे में क्या कहती है। तो देख पा रहे हैं यह है हमारा चैप्टर पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास, अध्याय 2। ठीक, तो इसमें हम पढ़ेंगे अब चैप्टर के बारे में। तो देखिए यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है। चैप्टर को थोड़ा स्पीड में पढ़ेंगे क्योंकि चैप्टर थोड़ा बड़ा है और समय कम है। जो मुख्य चीज़ें हैं उनको अंडरलाइन करते चलेंगे और उनके बारे में बताते चलेंगे। तो देखिए पहले तो इसमें एक समरी दे रखी है इसकी, मतलब चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले जो पिछला ज्ञान है उसके बारे में कुछ बताया गया है। तो देखो क्या कहता है पिछला ज्ञान। क्या आपको यह कविता याद है जो आपने अपनी नर्सरी की कक्षा में पढ़ी थी? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, सभी ने पढ़ी थी, खूब पढ़ी थी और खूब पूरा दिन गाते रहते थे। बचपन से ही तारों की भांति तारों भरी रातों ने हमें हमेशा आकर्षित किया है। आपने भी इन तारों के बारे में सोचा होगा और असंख्य प्रश्न आपके दिमाग में आए होंगे। जाहिर सी बात है, जब हम किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, विचार करते हैं, तो हमारे प्रश्न भी उससे आने लगते हैं। कुछ इस प्रकार के प्रश्न जैसे आकाश में कितने तारे हैं, ये तारे कैसे बनते हैं, क्या आप कोई आकाश के अंत तक पहुंच सकता है। इन प्रश्नों के अतिरिक्त भी कुछ अन्य प्रश्न आपके दिमाग में आए होंगे। इस अध्याय में आप जानेंगे कि ये टिमटिमाते तारे कैसे बने। इसके साथ ही आप पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास की कहानी भी पढ़ेंगे। तो देखिए ये एनसीईआरटी की जो किताब है नई वाली नहीं है, लेकिन नई से ज़्यादा इसमें दे रखा है। नई किताब में कुछ पैराग्राफ को काट दिया गया है, इसलिए जहाँ जिस किताब की ज़रूरत है हम उसको समझाते चलेंगे। तो देखते हैं, यह है हमारा प्रारंभिक सिद्धांत पृथ्वी की उत्पत्ति। क्या पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई? पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न दार्शनिकों व वैज्ञानिकों ने अनेक परिकल्पनाएं प्रस्तुत की हैं। इनमें से एक प्रारंभिक एवं लोकप्रिय मत जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट का है। किसका है? जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट। ध्यान रखें कौन थे, कहाँ के थे। ये जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट का 1796 ईस्वी में गणितज्ञ लाप्लास, दूसरे थे गणितज्ञ लाप्लास ने 1796 में गणितज्ञ लाप्लास ने इसका संशोधन प्रस्तुत किया, जो नेहारिका परिकल्पना, क्या नेहारिका परिकल्पना, नेबुलर हाइपोथेसिस के नाम से जाना जाता है। इस परिकल्पना के अनुसार ग्रहों का निर्माण धीमी गति से घूमते हुए पदार्थों के बादल से हुआ। किससे हुआ ग्रहों का निर्माण? धीमी गति से और घूमते हुए पदार्थों के बादल से हुआ है। सूर्य की युवा अवस्था में से संबंध, जो सूर्य की युवा अवस्था से संबंध थे। बाद में 1900 ईस्वी में चैम्बरलेन और मोल्टन ने, किसने? चैम्बरलेन और मोल्टन ने। कब? 1900 ईस्वी में। कहा
कि ब्रह्मांड में एक अन्य भ्रमणशील तारा सूर्य के नजदीक से गुजरा। इसके परिणाम सूर्य के तारे के गुरुत्वाकर्षण से सूर्य सतह से सिगार के आकार का कुछ पदार्थ निकल कर अलग हो गया। यह तारा जब सूर्य से दूर चला गया तो सूर्य सतह से बाहर निकला हुआ यह पदार्थ सूर्य के चारों ओर चक्कर काटने लगा या तरफ घूमने लगा। यही धीरे धीरे संघनित होकर ग्रहों के रूप में परिवर्तित हो गया। तो आपने अभी समझा क्या था कि सूर्य और उसके साथ में एक साथी तारा था जो सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण उसके पास से गुजरा और उससे एक सिगार के रूप में पदार्थ निकला जो सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण उसके चारों ओर घूमने लगा, संघनित होकर ग्रहों के रूप में परिवर्तित हो गया। पहले सर जेम्स जीन्स और बाद में हेराल्ड जेफरीज ने इस मत का समर्थन किया। यद्यपि कुछ समय बाद के तर्क सूर्य के साथ एक और साथी तारे के होने की बात मानते हैं। ये तर्क द्वैतारक सिद्धांत। तो आपने अभी देखा इस मत का समर्थन किस किस ने किया? सर जेम्स जीन्स ने सबसे पहले, फिर हेराल्ड लास्की ने। लेकिन इसके कुछ दिन बाद ही, यद्यपि कुछ समय बाद, ये तर्क आया कि सूर्य के साथ एक और साथी तारा के होने की बात मानते हैं। ये तर्क द्वैतारक सिद्धांत, ये क्या कहता है? द्वैतारक सिद्धांत, बाइनरी थ्योरीज के नाम से जाने जाते हैं। 1950 में, कब? 1950 में रूसी ऑटो श्मिड व जर्मनी के कार्ल वाइजास्कर, कहाँ के थे? जर्मनी के कार्ल वाइजास्कर। पहले 1950 में किसने? रूस के ऑटो श्मिड और वह जर्मनी के कार्ल वाइजास्कर ने निहारिका परिकल्पना, नेबुलर हाइपोथेसिस में कुछ संशोधन किया जिसमें विवरण विभिन्न था। उनके विचार से सूर्य एक सौर निहारिका से घिरा हुआ था। सूर्य किससे? ग्रहों का निर्माण हुआ। अंततः वैज्ञानिकों ने पृथ्वी या अन्य ग्रहों की ही नहीं वरन पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी समस्याओं को समझने का प्रयास किया। तो अभी तक हमने यहाँ पर क्या देखा? आगे है हमारा आधुनिक सिद्धांत, पृथ्वी की उत्पत्ति का आधुनिक सिद्धांत जो सर्वमान्य है। वर्तमान में इसी को सबसे ज्यादा वरीयता मिली हुई है। आधुनिक समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी सर्वमान्य सिद्धांत कौन सा है? बिग बैंग सिद्धांत है। क्या? बिग बैंग सिद्धांत। इसे विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना, इसी को क्या कहते हैं? विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना, एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस भी कहा जाता है। 1920 ईस्वी में, कब? एडविन हब्बल, किसने? एडविन हब्बल ने। कब? 1920 ईस्वी में एडविन हब्बल ने प्रमाण दिए कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। एडविन हब्बल ने क्या दिया? ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। समय बीतने के साथ आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर हो रही हैं। क्या हो रही हैं? आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर हो रही हैं। आप प्रयोग कर जान सकते हैं कि ब्रह्मांड विस्तार का क्या अर्थ है। एक गुब्बारा लें और उस पर कुछ निशान लगाएं जिनको आप आकाश गंगाएं मान लें। जब आप इस गुब्बारे को फुलाएंगे, गुब्बारे पर लगे ये निशान गुब्बारे के फैलने के साथ साथ एक दूसरे से दूर होते प्रतीत होंगे। कभी आपने देखा होगा, गुब्बारा लिया, उस पर एक कोई भी स्पॉट लगा दिया, उसके बाद में उसमें हवा भरेंगे तो वो जो निशान है वो बड़ा होता चला जाएगा, या हमने एक दो निशान लगाए हैं तो वो एक दूसरे से दूर होते चले जाएंगे। इसी प्रकार आकाश गंगाओं के बीच की दूरी भी बढ़ रही है। आकाश गंगाओं के बीच की दूरी बढ़ रही है। परिणाम स्वरूप ब्रह्मांड विस्तारित हो रहा है। यद्यपि आप यह पाएंगे कि गुब्बारे पर लगे चिन्हों के बीच की दूरी के अतिरिक्त चिन्ह स्वयं भी बढ़ रहे हैं, जबकि यह तथ्य के अनुरूप नहीं है। देखेंगे कि जो गुब्बारे पर लगे चिन्ह हैं उनके अतिरिक्त
चिन्ह स्वयं भी बढ़ रहे हैं, चिन्ह नहीं बढ़ रहे, जबकि यह तथ्य के अनुरूप नहीं है। वैज्ञानिक मानते हैं कि आकाशगंगाओं के बीच की दूरी बढ़ रही है, परंतु प्रेक्षण आकाशगंगाओं के विस्तार को नहीं सिद्ध करते, अतः गुब्बारे का उदाहरण आंशिक रूप से ही मान्य है। ये किसने बताया था? एडविन हब्बल ने। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड का विस्तार निम्न अवस्थाओं में हुआ है। देखिए आप, ये एकांकी परमाणु था, चिन्ह था, ये आकाशगंगाएं थी, पहले इतनी पास पास में थी, ये चिन्ह था यहाँ। जब ये बढ़ने लगे, विस्तार होने लगा, तो एक दूसरे से दूर जाने लगी। देखो यहाँ थी, यहाँ से ये पास पास दिखाई दे रही हैं, दूसरे में ये और दूर दिखाई दे रही हैं। ये आप देख पा रहे हैं, पहले यहाँ पर कितनी दूरी है इनकी और यहाँ पर कितनी हो गई। अब इससे भी अधिक आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये और दूर हो गई। ठीक, जैसे ही हम इसको जूम करेंगे तो इसमें ये और दूर दिखाई देने लगेंगी। तो इसी प्रकार से ब्रह्मांड का विस्तार हुआ बताया गया है, किसके द्वारा? एडविन हब्बल के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं। आरंभ में वे पदार्थ जिनसे ब्रह्मांड बना है अति छोटे गोलक एकांकी परमाणु के रूप में थे, एक ही स्थान पर स्थित थे, जिसका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म एवं तापमान एवं घनत्व अनंत था। देख रहे हैं, ये एकांकी परमाणु था जो एक स्थान पर था या एक ही जगह था। इसके जब विस्तार हुआ तो ये एक इधर गया, एक इधर गया, एक इधर गया, एक इधर गया, इस तरीके से ये बढ़ने लगे। दूसरा, बिग बैंग की प्रक्रिया में इस अति छोटे गोलक में भीषण विस्फोट हुआ। इस प्रकार की विस्फोटक प्रक्रिया से वृहत विस्तार हुआ। वैज्ञानिकों का विश्वास है कि बिग बैंग की घटना आज से 13.7 अरब वर्ष पहले हुई थी। कब हुई थी बिग बैंग की घटना? आज से 13.7 अरब वर्ष पहले हुई थी। पूछ लिया जाता है बिग बैंग की घटना कब घटित हुई? आज से लगभग 13.7 अरब वर्ष पहले। ब्रह्मांड का विस्तार आज भी जारी है। विस्तार के कारण कुछ ऊर्जा पदार्थ में परिवर्तित हो गई। विस्फोट बैंग के बाद 1 सेकंड के अल्पांश के अंतर्गत ही वृहत विस्तार हुआ। इसके बाद विस्तार की गति धीमी पड़ गई। बिग बैंग होने के प्रारंभिक 3 मिनट के अंतर ही पहले परमाणु का निर्माण हुआ। बिग बैंग की घटना जब घटित हुई उसके 3 मिनट के अंतर्गत ही पहले परमाणु का निर्माण हुआ। बिग बैंग से 3 लाख वर्षों के दौरान तापमान 4500 केल्विन तक गिर गया और परमाणुीय पदार्थ का निर्माण हुआ। ब्रह्मांड पारदर्शी हो गया। ब्रह्मांड कैसा होगा? पारदर्शी। ब्रह्मांड के विस्तार का अर्थ है आकाशगंगाओं के बीच की दूरी में विस्तार का होना। होयल ने इसका विकल्प स्थिर अवस्था संकल्पना, क्या स्थिर अवस्था संकल्पना, स्टेट कॉन्सेप्ट के नाम से प्रस्तुत किया। इस संकल्पना के अनुसार ब्रह्मांड किसी भी समय में एक ही जैसा रहा है। इनका मानना था कि ब्रह्मांड हर समय एक जैसा ही रहा है। यद्यपि ब्रह्मांड के विस्तार संबंधी अनेक प्रमाणों के मिलने पर वैज्ञानिक समुदाय अब ब्रह्मांड विस्तार सिद्धांत के ही पक्षधर हैं। चलिए आगे देखते हैं। तारों का निर्माण। प्रारंभिक ब्रह्मांड में ऊर्जा व पदार्थ का वितरण समान नहीं था। घनत्व में आरंभिक भिन्नता से गुरुत्वाकर्षण बलों में भिन्नता आई, जिसके परिणाम स्वरूप पदार्थ का एकत्रण हुआ। यही एकत्रण आकाशगंगाओं के विकास का आधार बना। कहने का मतलब है, जब प्रारंभिक समय में घनत्व में भिन्नता के परिणाम स्वरूप गुरुत्वाकर्षण बलों में भिन्नता आई और जिसके परिणाम स्वरूप पदार्थ एकत्रित हुए। एकत्रण से आकाशगंगाओं के विकास का आधार बना। आकाशगंगाएं असंख्य तारों का समूह है। आकाशगंगा क्या है? असंख्य तारों का समूह है। आकाशगंगा का विस्तार इतना अधिक होता है कि उनकी दूरी हजारों प्रकाश वर्ष में मापी जाती है। एक अकेली आकाशगंगा का व्यास 80,000 से 1,50,000 प्रकाश वर्ष के बीच हो सकता है। एक आकाशगंगा के निर्माण की शुरुआत हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादल के संचयन से होती है। आकाशगंगा के विकास की शुरुआत किससे होती है? हाइड्रोजन गैस के बने बादल से होती है, जिसे निहारिका नेबुला कहा जाता है। इस
बढ़ती हुई नीहारिका में गैस के झुंड विकसित हुए। क्या हुआ? गैस के झुंड विकसित हुए। किसके? गैस के। ये झुंड बढ़ते बढ़ते घने गैसीय पिंड बने जिनसे तारों का निर्माण हुआ। गैस के पिंड क्या बने? गैसीय पिंड बने, घने गैसीय पिंड बने जिनसे तारों का निर्माण हुआ, प्रारंभ हुआ। ऐसा विश्वास किया जाता है कि तारों का निर्माण लगभग 5 से 6 अरब वर्ष पहले हुआ था। क्या माना जाता है? कि तारों का निर्माण आज से लगभग 5 से 6 अरब वर्ष पहले हुआ था। पूछ लिया जाता है डायरेक्ट क्वेश्चन। ये डायग्राम दे रखा है, इसे भी देख लेते हैं। इसमें क्या है? प्रकाश वर्ष समय का नहीं वरन दूरी का मापक है। प्रकाश वर्ष क्या है? दूरी का मापक है। ठीक है। प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। प्रकाश की गति कितनी है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। विचारणीय है कि एक साल में प्रकाश जितनी दूरी तय करेगा वह एक प्रकाश वर्ष होगा। एक साल में तय की गई प्रकाश की दूरी को क्या कहेंगे? प्रकाश वर्ष। यह 9.46 गुणा 10 की घात 12 किलोमीटर के बराबर है। पृथ्वी के सूर्य की औसत दूरी, पृथ्वी व सूर्य की औसत दूरी 14,95,98,000 किलोमीटर है। प्रकाश वर्ष के संदर्भ में यह प्रकाश वर्ष का केवल 8.31 है। पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग कितनी है? 14,95,98,000 किलोमीटर। ये प्रकाश वर्ष के संदर्भ में यह प्रकाश वर्ष का केवल कितना है? 8.311 है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है हमारा ग्रहों का निर्माण। ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ इसे भी जान लें। ग्रहों के विकास की निम्नलिखित अवस्थाएं मानी जाती हैं। तारे नीहारिका के अंदर गैस की गुंथित झुंड हैं। जो तारे हैं वो क्या है? नीहारिका के अंदर गैस की गुंथित झुंड है। इन गुंथित झुंडों में गुरुत्वाकर्षण बल से गैसीय बादल में क्रोड़ का निर्माण हुआ और इस गैसीय क्रोड़ के चारों तरफ गैस व धूल कणों की घूमती हुई तस्तरी विकसित हुई। जो गैस के बादल थे उनसे क्या हुआ? तारों का निर्माण हुआ। तारों के निर्माण से जो तारों का क्रोड़ था इनके चारों तरफ गैस के धूल घूमती हुई तस्तरी का विकसित हुई। अगली अवस्था में गैसीय बादल का संघनन प्रारंभ हुआ। अगली अवस्था में क्या हुआ? गैस के जो बादल थे उनका संघनन प्रारंभ हुआ और क्रोड़ को ढकने वाला पदार्थ छोटे गोलकों के रूप में विकसित हुआ। ये छोटे गोले संसर्जन अणुओं में पारस्परिक आकर्षण, संसर्जन मतलब अणुओं में पारस्परिक आकर्षण प्रक्रिया द्वारा ग्रहाणुओं में विकसित हुए। संगठन की क्रिया द्वारा बड़े पिंड बनने शुरू हुए और गुरुत्वाकर्षण बल के परिणाम स्वरूप ये आपस में जुड़ गए। छोटे पिंडों की अधिक संख्या ही ग्रहाणु है। छोटे पिंडों की अधिक जो संख्या है उसको हम क्या कहते हैं? ग्रहाणु। अंतिम अवस्था में इन अनेक छोटे ग्रहाणुओं के सहवर्धित होने पर कुछ बड़े पिंड ग्रहों के रूप में बने। चलिए आगे देखते हैं। आगे आता है हमारा सौरमंडल। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। नीहारिका को सौरमंडल का जनक माना जाता है। नीहारिका को क्या माना जाता है? सौरमंडल का जनक माना जाता है। उसके ध्वस्त होने व क्रोड़ के बनने की शुरुआत लगभग 5 से 5.6 अरब वर्ष पहले हुई। जो सौरमंडल है उसके बनने की शुरुआत कब हुई? 5 से 5.6 अरब वर्ष पहले हुई। वह ग्रह लगभग 4.6 से 4.56 अरब वर्ष पहले बने। ग्रहों का निर्माण कब हुआ? 4.6 से 4.56 अरब वर्ष पहले। तो सबसे पहले सौरमंडल का निर्माण हुआ, सौरमंडल के बाद में ग्रहों का निर्माण हुआ, अरब वर्षों पहले बने। हमारे सौरमंडल में सूर्य जो तारा है, एक सूर्य क्या है? तारा। 8 ग्रह, 63 उपग्रह, अब इनकी संख्या आगे हो सकती है। लाखों छोटे पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, ग्रहों के टुकड़े, धूमकेतु एवं वृहत मात्रा में धूलिकण व गैस है। क्या है? हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, 63 उपग्रह, लाखों छोटे पिंड एवं क्षुद्र ग्रह। ग्रहों के जो टुकड़े होते हैं एस्ट्रॉइड, उन्हीं को धूमकेतु कहते हैं। कॉमेट्स एवं बृहत मात्रा में धूलिकण व गैस हैं। ये पैराग्राफ नई एनसीईआरटी से काट दिया गया है। इन 8 ग्रहों में बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल भीतरी ग्रह। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल क्या हैं? भीतरी ग्रह हैं। इनको इनर प्लैनेट्स कहलाते हैं क्योंकि ये सूर्य व क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बीच स्थित हैं।
कहाँ कहाँ है? सूर्य व क्षुद्र ग्रह की पट्टी के बीच स्थित है। अन्य 4 ग्रह बाहरी ग्रह आउटर प्लैनेट कहलाते हैं। पहले 4 ग्रह पार्थिव या टेरेस्ट्रियल ग्रह भी कहे जाते हैं। पहले 4 ग्रहों को क्या कहते हैं? पार्थिव या टेरेस्ट्रियल ग्रह भी कहते हैं। इसका अर्थ है कि ये ग्रह पृथ्वी की भांति ही सेलों और धातुओं से बने हैं और अपेक्षाकृत अधिक घनत्व वाले ग्रह हैं। कैसे हैं ये? अधिक घनत्व वाले ग्रह हैं। अन्य 4 ग्रह गैसीय हैं। 4 ग्रह कैसे हैं? गैस से बने हैं। विशाल ग्रह या जोवियन ग्रह कहलाते हैं। इनको क्या कहते हैं? जोवियन। ठीक, आगे चलते हैं। जोवियन का अर्थ है बृहस्पति की तरह, मतलब जुपिटर की तरह। जोवियन बड़ा। इनमें से अधिकतर पार्थिव ग्रहों से विशाल हैं और हाइड्रोजन व हीलियम से बना सघन वायुमंडल है। सभी ग्रहों का निर्माण लगभग 4 अरब वर्ष पहले हुआ है। ग्रहों का निर्माण कब हुआ? 4.6 अरब वर्ष पहले हुआ। एक ही समय में हुआ। अभी तक प्लूटो को भी एक ग्रह माना जाता था तथा अंतर्राष्ट्रीय खगोल की संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड जैसे 2003 UB 313 तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जा सकते हैं। हमारे सौरमंडल से संबंधित कुछ तथ्य सारणी 2.1 में दिए गए हैं, आगे देखेंगे उसे। भीतरी ग्रह पार्थिव हैं जबकि दूसरे ज्यादातर ग्रह गैसीय हैं। ऐसा क्यों? आप इसके बारे में विचार कर सकते हैं। तो देखिए, जैसा कि अभी हमने बताया, भीतरी ग्रह पार्थिव हैं। क्यों? क्योंकि वो चट्टानी ग्रह हैं, पृथ्वी के समान हैं। सौर जो पवनें थी वो उनसे गैसों को उड़ा ले गई और जो चट्टानें थी या जो भारी पदार्थ था वो वहीं पर रहा आया, इसलिए उनको पार्थिव ग्रह या चट्टानी ग्रह के नाम से जाना जाता है। लेकिन जो बाहरी ग्रह हैं वो कैसे हैं? गैसियस हैं, गैसों द्वारा बने हुए हैं। जो गैसें थी जो पार्थिव ग्रहों से उड़ाकर ले गई थी वो बाहर जाकर एकत्रित हुई, उसको गैसीय ग्रह के रूप में नए ग्रहों का निर्माण हुआ। चलिए, पार्थिव व जोवियन ग्रहों में अंतर निम्न परिस्थितियों के फलस्वरूप हो सकता है। कैसे हो सकता है? चलो उसे देखेंगे हम। उससे पहले हम इसकी तो देखिए, ये सारणी दे रखी है। इसमें दूरी है ग्रहों की सूर्य से, घनत्व है, अर्धव्यास है और उसके कितने उपग्रह हैं। तो सारणी है सौरमंडल में, इसे आप एक बार देख लेंगे। बुध, इसकी सूर्य से कितनी दूरी है, और शुक्र इसकी कितनी है, पृथ्वी कितनी है, मंगल की कितनी है। ठीक है, दूरी दे रखी है इसकी। घनत्व बुध का कितना है, शुक्र का कितना है, पृथ्वी का कितना है। मोस्टली पूछ लिए जाते हैं। घनत्व बुध का 5.44, शुक्र का 5.245, पृथ्वी का 5.517। ठीक है ना। मंगल का 3.945। इस तरीके से आप एक बार इस सरणी को देख सकते हैं। हाँ, इनके उपग्रहों की संख्या बढ़ती घटती रहती है, तो इसे एक बार अपडेटेड कर ले क्या है क्या नहीं। सूर्य से दूरी खगोल के एकक में है, अर्थात एक दूरी, यहाँ जो दूरी दे रखी है वो खगोल के एकक में है, अर्थात पृथ्वी की मध्य 6378.137 किलोमीटर बराबर 1 है। स्रोत दे रखा है आपका। चलिए आगे पढ़ते हैं। दूसरा आगे देखते हैं। पार्थिव ग्रह जनक तारे के बहुत समीप बने। पार्थिव ग्रह कहाँ बने? जनक तारे के बहुत समीप। जनक तारा कौन सा था? मतलब सूर्य। अभी जो बता रहे थे हम, अत्यधिक तापमान के कारण गैसें संघनित नहीं हो पाई। उसका तापमान इतना था कि गैसें संघनित नहीं हो पाई और घनीभूत भी नहीं हो सकी। जोवियन ग्रहों की रचना अपेक्षाकृत अधिक दूरी पर हुई। सौर वायु सूर्य के नजदीक ज्यादा शक्तिशाली थी, अतः पार्थिव ग्रहों से ज्यादा मात्रा में गैस व धूल कण उड़ा ले गई। सौर पवन इतनी शक्तिशाली न होने के कारण जोवियन ग्रहों से गैसों को नहीं हटा पाई। पार्थिव ग्रहों के कारण छोटे होने से इनकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी कम रही, जिसके परिणाम स्वरूप इनसे निकली हुई गैस इन पर रुकी नहीं रह सकी। ठीक, जिसके कारण ये पार्थिव बने या
जोविनियन बने। ठीक, अभी क्वेश्चन पीछे दे रखा था कि पार्थिव ग्रह चट्टानी है और जो बाह्य ग्रह हैं वो गैसीय हैं, क्यों? उसका आंसर यही है। आगे देखते हैं हम चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी का अकेला प्राकृतिक उपग्रह है। पृथ्वी की तरह चंद्रमा की उत्पत्ति संबंधी मत प्रस्तुत किए गए हैं सन 1838 में सर जॉर्ज डार्विन ने सुझाया कि प्रारंभ में पृथ्वी और चंद्रमा तेजी से घूमते एक ही पिंड थे। पहले क्या थे? तेजी से घूमते हुए एक ही पिंड थे। यह पूरा पिंड डंबल, आपने देखा होगा जब एक्सरसाइज करते हैं तो हम डंबल उठाते हैं, बीच से पतला व किनारों से मोटा, देखा होगा ना, साइडों से वो बहुत भारी भारी, उसमें चौड़े चौड़े प्लेटें लगी रहती हैं, वैसे ही बीच में वो पतला रहता है। इसी तरीके से एक डंबल की भांति क्या था, चंद्रमा और पृथ्वी एक साथ थे, की आकृति में परिवर्तित हुआ। और अंततोगत्वा टूट गया। उनके अनुसार चंद्रमा का निर्माण उसी पदार्थ से हुआ जहां आज प्रशांत महासागर एक गर्त के रूप में है। इन्होंने क्या कहा कि जो चंद्रमा का निर्माण कैसे हुआ है कि जहां आज प्रशांत महासागर है वो क्या था, चंद्रमा जहां से निकला है, पृथ्वी से टूटकर जो चंद्रमा निकला है वो स्थान गड्ढे के रूप में बना और उसको क्या कहा गया, प्रशांत महासागर एक गर्त के रूप में मौजूद है। यद्यपि वर्तमान समय में के वैज्ञानिक इनमें से किसी भी व्याख्या को स्वीकार नहीं करते। ऐसा विश्वास किया जाता है कि पृथ्वी के उपग्रह के रूप में चंद्रमा की उत्पत्ति एक बड़े टकराव, जेंट इम्पैक्ट का नतीजा है, जिसे दी बिग स्प्लैट कहा जाता है। ऐसा मानना है कि पृथ्वी के बनने के कुछ समय बाद ही मंगल ग्रह के 1 से 3 गुना बड़े आकार का पिंड पृथ्वी से टकराया। किसके? पृथ्वी के बनने के कुछ समय बाद मंगल ग्रह के 1 से 3 गुना बड़ा आकार का पिंड पृथ्वी से टकराया। इस टकराव से पृथ्वी का एक हिस्सा टूटकर अंतरिक्ष में बिखर गया। टकराव से अलग हुआ यह पदार्थ फिर पृथ्वी की कक्षा में घूमने लगा और क्रम से आज का चंद्रमा बना। यह घटना या चंद्रमा की उत्पत्ति लगभग 4.4 अरब वर्ष पहले हुई है। अब पूछ लिया जाए आपसे कि चंद्रमा की उत्पत्ति कब हुई, चंद्रमा बना, ठीक है ना, चंद्रमा की जो उत्पत्ति है वो कब हुई थी, 4.4 अरब वर्ष पहले। चलिए आगे देखते हैं, इसी कड़ी में हम आगे बढ़ाते हुए आगे हमारा पृथ्वी का उद्भव। पृथ्वी का उद्भव कैसे? क्या आप जानते हैं कि प्रारंभ में पृथ्वी चट्टानी, गर्म और वीरान ग्रह थी जिसका वायुमंडल विरल था, जो हाइड्रोजन वह हीलियम से बना हुआ था। आज की पृथ्वी के वायुमंडल से बहुत अलग था। अतः कुछ ऐसी घटनाएं एवं क्रियाएं अवश्य हुई होंगी जिनके कारण चट्टानी, वीरान और गर्म पृथ्वी एक ऐसे सुंदर ग्रह में परिवर्तित हुई जहां बहुत सा पानी तथा जीवन के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध हुआ। अगले कुछ भाग में आप पढ़ेंगे कि आज से 640 करोड़ सालों के दौरान इस ग्रह पर जीवन का विकास हुआ। कब हुआ? आज से 640 करोड़ सालों के बाद। पृथ्वी की संरचना परतदार है। वायुमंडल के बाहरी छोर से पृथ्वी के क्रोड़ तक जो पदार्थ हैं वे एक समान नहीं हैं। वायुमंडलीय पदार्थ का घनत्व सबसे कम है। पृथ्वी की सतह से इसके भीतरी भाग तक अनेक मंडल हैं और हर एक भाग के पदार्थ की अलग विशेषता है। पृथ्वी की परतदार संरचना कैसे विकसित हुई इसे देखेंगे। देखते हैं स्थल मंडल का विकास कैसे हुआ। स्थल मंडल का विकास, ग्रहाणु व दूसरे खगोलीय पिंड ज्यादातर एक जैसे ही घने और हल्के पदार्थों के मिश्रण से बने हैं। उल्काओं के अध्ययन से हमें इस बात का पता चलता है बहुत से ग्रहाणुओं के इकट्ठा होने से ग्रह बने। पृथ्वी की संरचना भी इसी प्रक्रम के अनुरूप हुई है। जब पदार्थ गुरुत्वाकर्षण के कारण संहत हो रहा था तो इन इकट्ठा होते पिंडों ने पदार्थ को प्रभावित किया। इससे अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न हुई। यह क्रिया जारी रही और उत्पन्न ताप से पदार्थ पिघलने, गलने तथा ऐसे पृथ्वी की उत्पत्ति के दौरान और उत्पत्ति के तुरंत बाद हुआ। अत्यधिक ताप के कारण पृथ्वी आंशिक रूप से द्रव अवस्था में रह गई और तापमान की अधिकता के कारण ही हल्के और भारी घनत्व के मिश्रण वाले
पदार्थ घनत्व के रूप अंतर के कारण अलग होना शुरू हो गए। इसी अलगाव से पृथ्वी भारी पदार्थ जैसे लोहा पृथ्वी के केंद्र में चले गए और हल्के पदार्थ पृथ्वी की सतह या ऊपरी भाग की तरफ आ गए। समय के साथ यह और ठंडे हुए और ठोस रूप में परिवर्तित होकर छोटे आकार के हो गए। अंततः यह पृथ्वी की भूप्रपट्टी के रूप में विकसित हो गए। हल्के व भारी घनत्व वाले पदार्थों के पृथक होने की इस प्रक्रिया को विभेदन डिफ्रेंसिएशन कहा जाता है। चंद्रमा की उत्पत्ति के दौरान भीषण संघटक के कारण पृथ्वी का तापमान पुनः बढ़ा या फिर ऊर्जा उत्पन्न हुई और यह विभेदन का दूसरा चरण था। विभेदन की यह कि इस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी का पदार्थ अनेक परतों में अलग हो गया। पृथ्वी के धरातल से करोड़ तक कई परतें पाई जाती हैं, जैसे परपटी, जिसे क्रस्ट भी कहा जाता है, प्रवार जिसे मेंटल कहा जाता है, बाह्य क्रोड जिसे आउटर कोर कहते हैं, आंतरिक क्रोड जिसे इनर कोर कहते हैं। पृथ्वी के ऊपरी भाग में से आंतरिक भाग तक पदार्थ का घनत्व बढ़ता है। हर परत की विशेषता का विस्तार पूर्वक अध्ययन हम अगले अध्याय में करेंगे। कहने का मतलब है जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है उसके अंतर्गत 3 परतों को हम देखते हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर। क्रस्ट को हम क्या कहते हैं अभी आपको परपटी के नाम से जानते हैं। मेंटल को प्रवार और कोर को 2 भागों में बांटा गया है, बाह्य कोर और आउटर आंतरिक कोर। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर ये डायग्राम दे रखा है भूवैज्ञानिक काल मापक्रम। इसमें आप देख सकते हैं इयोन जो सबसे बड़ा काल है, कल्प है, इसको इयोन के बाद इरा, इरा के बाद पीरियड, पीरियड के बाद इपोज। इसको किस प्रकार से बांटा गया है देख सकते हैं आप। ये आपकी यहां से प्रक्रिया आपकी संपन्न होती है। बिग बैंग की घटना घटित होती है। सुपरनोवा ये कब होती है? 5 अरब से 13.7 अरब वर्ष पहले। ब्रह्मांड की उत्पत्ति या सूर्य की उत्पत्ति, तारों की उत्पत्ति। उसके बाद ये आप इसे एक बार चार्ट को देख लेंगे। आगे चलते हैं। वायुमंडल व जलमंडल का विकास। पृथ्वी के वायुमंडल की वर्तमान संरचना में नाइट्रोजन व ऑक्सीजन का प्रमुख योगदान है। किसका? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का। वायुमंडल की संरचना व संगठन 8वें अध्याय में बताई गई है। आज से हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। वर्तमान वायुमंडल के विकास की 3 अवस्थाएं हैं। वायुमंडल के विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? वायुमंडल के विकास की 3 अवस्थाएं बताई गई हैं। पहली अवस्था आदिकालिक वायुमंडलीय गैसों का ह्रास है। दूसरी अवस्था में पृथ्वी के भीतर से निकली भाप एवं जलवाष्प ने वायुमंडल के विकास में सहयोग किया। अंत में वायुमंडल की संरचना को जैव मंडल के प्रकाश संश्लेषण क्रिया ने संशोधित किया। चलिए आगे देखते हैं। प्रारंभिक वायुमंडल जिसमें हाइड्रोजन व हीलियम की अधिकता थी। प्रारंभिक वायुमंडल में क्या था? हाइड्रोजन और हीलियम की। वर्तमान में क्या है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की अधिकता है। ठीक है। अधिकता थी। सौर पवन के कारण पृथ्वी से दूर हो गया। सौर पवन के कारण ये क्या हो गया? पृथ्वी से दूर हुआ। ऐसा केवल पृथ्वी पर ही नहीं वरन सभी पार्थिव ग्रहों पर हुआ। अर्थात सभी पार्थिव ग्रहों से सौर पवन के प्रभाव के कारण आदिकालिक वायुमंडल या तो दूर धकेल दिया गया या समाप्त हो गया। यह वायुमंडल के विकास की पहली अवस्था थी। क्या था ये? पहली अवस्था थी। पृथ्वी के ठंडा होने और विभेदन के दौरान पृथ्वी के अंदरूनी भाग से बहुत सी गैसें व जलवाष्प बाहर निकले। इसी से आज के वायुमंडल का उद्भव हुआ। पृथ्वी जब ठंडा हुई तो क्या हुआ? विभेदन के दौरान पृथ्वी के अंदरूनी भाग से क्या हुआ? गैस व जलवाष्प बाहर निकले। इसी से आज के वायुमंडल का उद्भव हुआ। प्रारंभ में वायुमंडल में जलवाष्प, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन व अमोनिया अधिक मात्रा में थे। प्रारंभ में क्या था? वायुमंडल में जलवाष्प, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड,
मीथेन और अमोनिया की अधिकता थी और स्वतंत्र ऑक्सीजन बहुत कम थी। लेकिन ऑक्सीजन क्या थी? बहुत कम मात्रा में थी। यह प्रक्रिया जिससे पृथ्वी के भीतरी भाग से गैसें धरती पर आईं, इसे गैस उत्सर्जन कहा जाता है। लगातार ज्वालामुखी विस्फोट से वायुमंडल में जलवाष्प व गैस बढ़ने लगी। पृथ्वी के ठंडा होने के साथ साथ जलवाष्प का संघनन शुरू हुआ। वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के वर्षों के पानी में घुलने से तापमान में और अधिक गिरावट आई। फलस्वरूप अधिक संघनन व अत्यधिक वर्षा हुई। जब तापमान में गिरावट हुई तो क्या हुआ? संघनन हुआ, अत्यधिक वर्षा हुई। कब? तापमान में गिरावट के कारण। धरातल पर वर्षा का जल गर्तों में इकट्ठा होने लगा, जिससे महासागर बने। महासागर का निर्माण किस प्रकार हुआ? वर्षा जल गर्तों में इकट्ठा होने लगा, जिससे महासागर। पृथ्वी पर उपस्थित महासागर पृथ्वी की उत्पत्ति से लगभग 50 करोड़ सालों के अंतर्गत बने। जो महासागरों की उत्पत्ति है, पृथ्वी पर उपस्थित जो महासागर है, पृथ्वी की उत्पत्ति से लगभग 50 करोड़ सालों के अंतर्गत बने। जो पृथ्वी की उत्पत्ति हो चुकी थी, उसके 50 करोड़ सालों के अंतर्गत किसका निर्माण हुआ? महासागरों का। इससे हम पता लगा सकते हैं कि महासागर 400 करोड़ साल पुराने हैं। इससे हमें क्या पता चलेगा कि महासागर क्या है? 400 करोड़ साल पुराने हैं। लगभग 380 करोड़ साल पहले जीवन का विकास हुआ। जीवन का विकास कब हुआ? लगभग 380 करोड़ साल पहले आरंभ हुआ। यद्यपि लगभग 250 से 300 करोड़ साल पहले प्रकाश संश्लेषण क्रिया विकसित हुई। प्रकाश संश्लेषण क्रिया कब विकसित हुई? 250 से 300 करोड़ वर्ष पहले प्रक्रिया विकसित हुई। लंबे समय तक जीवन केवल महासागरों तक सीमित रहा। प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा ऑक्सीजन में बढ़ोतरी, महासागरों की देन है। जो लंबे समय तक प्रकाश संश्लेषण क्रिया हुई, उसके द्वारा जो ऑक्सीजन में प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा ऑक्सीजन में जो बढ़ोतरी हुई, किसकी देन है? महासागरों की देन है। धीरे धीरे महासागर ऑक्सीजन से संतृप्त हो गए और वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 200 करोड़ वर्ष पूर्ण रूप से भर गई। आगे देखते हैं जीवन की उत्पत्ति। पृथ्वी की उत्पत्ति का अंतिम चरण जीवन की उत्पत्ति व विकास से संबंधित है। निसंदेह पृथ्वी पर प्रारंभिक वायुमंडल जीवन के विकास के लिए अनुकूल नहीं था। आधुनिक वैज्ञानिक जीवन की उत्पत्ति की एक तरह की रासायनिक प्रक्रिया बताते हैं, जिससे पहले जटिल जैव कार्बनिक अणु कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने और उनका समूहन हुआ। यह समूहन ऐसा था जो अपने आप को दोहराता था, पुनः बनने में सक्षम था और निर्जीव पदार्थों को जीव तत्व में परिवर्तित कर सका। हमारे ग्रह पर जीवन के चिन्ह अलग अलग समय की चट्टानों में पाए जाने वाले जीवाश्मों के रूप में है। 300 करोड़ साल पुरानी 300 करोड़ साल पुरानी भूगर्भिक शैलों में पाई जाने वाली सूक्ष्मदर्शी संरचना आज की शैवाल ब्लू ग्रीन एल्गी की संरचना से मिलती है। करोड़ वर्ष पहले हुआ। एक कोश के जीवाणु से आज के मनुष्य तक जीवन के विकास का सार भूवैज्ञानिक काल मापक्रम से प्राप्त किया जा पृष्ठ 18 में दर्शाया गया। अभी जो पीछे दिखा रहे थे हम आपको, उसमें जो दर्शाया गया है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या देखेंगे? हमारा चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है। अब इसकी कुछ प्रश्नोत्तरी दे रखी है, इस प्रश्नोत्तरी को कराएंगे। इसके अतिरिक्त पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी जो प्रश्न बन सकते हैं, उनकी हम अभ्यास भी कराएंगे। चलिए तो देखते हैं इसमें क्या है हमारा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पृथ्वी की आयु को प्रदर्शित करती है? पृथ्वी की आयु कितनी है हमारी? अभी आपने पढ़ा है, आंसर देने में सक्षम होंगे और आशा करते हैं आंसर देंगे। कमेंट जरूर करें। तो देखिए, ये पहला प्रश्न है हमारा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पृथ्वी की आयु को प्रदर्शित करती है?
46 लाख वर्ष, 4.6 अरब वर्ष, 13.7 अरब वर्ष, 13.7 खरब वर्ष। तो इसमें सही उत्तर क्या होगा, उत्तर देने का प्रयास करें। हमने अभी पीछे पढ़ाया था, जो पृथ्वी की आयु को जो प्रदर्शित करती है वो संख्या कौन सी है, 4.6 अरब वर्ष। इसको 4.6 बिलियन ईयर्स भी कहा जाता है। ठीक है, 46 लाख वर्ष कहीं ऑप्शन में नहीं पढ़ा हमने। 13.7 खरब वर्ष ये भी नहीं पढ़ा, ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति थी जो 13.7 अरब वर्ष थी। ठीक, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सी अवधि सबसे लंबी है, इयोन, महाकल्प जिसे इरा बोलते हैं, कल्प पीरियड, या युग इपोक। तो सही उत्तर इसका क्या होगा, अभी हम एक चार्ट दिखा रहे थे, उसमें बता रहे थे कि इयोन जो है, इसमें निशान लगा दें, 4.6 अरब वर्ष। ठीक, इसमें जो इयोन है वो सबसे लंबी अवधि है। ठीक, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तत्व वर्तमान वायुमंडल के निर्माण एवं संशोधन में सहायक नहीं है। वर्तमान वायुमंडल के निर्माण व संशोधन में सहायक नहीं है, सौर पवन, गैसीय उत्सर्जन, विभेदन, या प्रकाश संश्लेषण। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, विभेदन, जिसे डिफरेंशिएशन कहते हैं। ठीक है ना, ये वर्तमान वायुमंडल के निर्माण व संशोधन में सहायक नहीं है। ठीक, आगे चलते हैं। सॉरी, इसका सही उत्तर जो है आपका विभेदन नहीं, गैस उत्सर्जन होगा। अभी पढ़े थे पीछे, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से भीतरी ग्रह कौन से हैं। तो हमने बताया था भीतरी ग्रह जिन्हें पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह या चट्टानी ग्रह के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी व सूर्य के बीच पाए जाने वाले ग्रहों को कहा जाता है, नहीं, सूर्य व क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बीच पाए जाने वाले ग्रहों को कहा जाता है वे ग्रह जो गैसीय हैं, बिना उपग्रह वाले ग्रह। तो इसका सही उत्तर होगा, सूर्य एवं क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बीच पाए जाने वाले ग्रहों को हम क्या कहते हैं, भीतरी ग्रह या इनर प्लैनेट या आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह के नाम से जानते हैं। अगला देखते हैं, पृथ्वी पर जीवन निम्नलिखित में से लगभग कितने वर्ष पहले प्रारंभ हुआ। तो आप देखेंगे इसमें 1 अरब वर्ष पहले, दूसरा ऑप्शन है हमारा 460 करोड़ वर्ष पहले, 38 लाख वर्ष पहले, या 3 अरब 80 करोड़ वर्ष पहले। तो इसका सही उत्तर होगा 3 अरब 80 करोड़ वर्ष पहले। इसे हम अभी पढ़ा चुके हैं, देख सकते हैं आप। यह माना जा सकता है कि जीवन का विकास लगभग 380 करोड़ वर्ष पहले प्रारंभ हुआ। सीधा सीधा आंसर दे रखा है। चलिए आगे देखते हैं हम। इस प्रकार से ये चैप्टर हमारा यहीं पर समाप्त होता है। आशा करते हैं क्लास अच्छी लगी होगी और कुछ न कुछ सीखने को ही मिला होगा। अगर क्लास अच्छी लगी है तो अन्य साथियों को भी जोड़ने का प्रयास करें। हम कक्षा 11 की क्लास को अब कंटिन्यू करेंगे। एक दिन में एक चैप्टर ख़त्म करने का प्रयास करेंगे और उसके बाद उसके जो भी प्रश्न बन सकते हैं MCQs उसे कराने का प्रयास करेंगे। तो आज हम अपनी क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। अगर क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें।